हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको आनुवंशिकता के बारे में बताते हैं। आनुवंशिकी क्या है, इसकी खोज किसने की थी। ये देखिए क्लास 12 में यूपी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आज हम जिक्र करते हैं और हम आपकी फिक्र भी करते हैं। देखिए इसके बारे में आज की परिभाषा शॉर्टकट में आपको बता कर याद करवाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 4 नंबर में ये फिक्स है। देखिए सबसे पहले हम बताते हैं कि आनुवंशिकी ग्रेगर जर्मेंटल, आनुवंशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। देखिए इसकी परिभाषा कर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों का एवं वंशागति का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। फिर से देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों का एवं वंशागति का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। देखिए आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉर्ज मेंडल थे। कौन थे? आनुवंशिकी के जनक जो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल थे। उन्होंने 22 जुलाई सन 1922 में जर्मनी के सिसिलिया ग्राम में आनुवंशिकता की खोज की थी। ठीक है। अब देखिए इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? प्रयोग इन्होंने मीठी मटर पे किया था, जिसका बायोलॉजिकल नेम का पॉइजन सटाइलम है। ठीक है, यानी मीठी मटर के पौधे पर की थी। उनकी जो मटर कहाँ पर थी? उद्यान उनके बगीचे में थी, उद्यान मटर थे। तो एक नंबर में क्वेश्चन बहुत आता है कि जो क्या ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने जो अपनी मटर के जो पौधा जो था कहाँ पर लगाया हुआ था, तो अपनी उद्यान मटर में लगाया। उद्यान में बगीचा होता है। ठीक है। अब देखिए वंशागति के जनक कौन है? सटन व बावेरी है। ठीक है। वंशागति की जो इकाई वो जीन। देखिए पूछता हमेशा क्वेश्चन एक नंबर में ही है कि वंशागति की इकाई क्या है? जीन है। वंशागति का ही दूसरा नाम आनुवंशिक है, ये ध्यान दीजिएगा। वंशागति का दूसरा नाम क्या है? आनुवंशिक है या आनुवंशिकता है, जो भी आनुवंशिकी है। अब देखिए जो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल जो थे, इनकी एक बुक थी। देखिए बुक थी, कौन सी बुक थी? ये ब्रून की एक बुक थी। ब्रून नाम उन्होंने अपने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो अपनी बुक थी 1865 में उन्होंने अपनी लिखी थी। ठीक है। उनकी देखिए ग्रेगर जॉर्ज मेंडल की बुक का नाम देखिए नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, 1865 में उन्होंने उसमें लिखी थी। अब देखिए आनुवंशिकी की जो परिभाषा का, यानी देखिए आनुवंशिक परिभाषा माता पिता के लक्षण संतान में आ जाना ही आनुवंशिकी कहलाता है। समझ रहे मेरी बात? यानी माता पिता के जो लक्षण है वो संतान में चले आना है, आनुवंशिकी कहलाता है। देखिए माता पिता को जनक कहते हैं, तो मैंने समझने के दोनों लिख दिया। माता पिता या जनक के लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के संतान में दिखाई देना क्या करता है? आनुवंशिकी या आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है। अब देखिए नोट में तो कुछ इधर क्लियर करने के लिए हमने ये लिख दिया है ताकि आपको क्लियर। आनुवंशिकी लक्षणों का यफन मतलब प्रथम पीढ़ी से, यफन मतलब प्रथम पीढ़ी है, प्रथम जनरेशन से। F2 मतलब दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशागति कहलाता है। क्या कहता है? वंशागति कहलाता है। देखिए वंशागति एवं विविधता का जो अध्ययन होता है वो आनुवंशिक कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवंशिक कहलाता है। आप इसको राइट कर लीजिए, हम इसके बारे में फिर आपको मेंडल के अगला नियम हम आपको बताते हैं। ठीक है। देखिए मेंडल ने जैसे 3 नियम दिया है, प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र आव्यूह का नियम, तो हम आपको भी बताते हैं। देखिए कैसे कैसे क्या किया उन्होंने। ठीक है। आप इसको राइट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगला जो है मेंडल का नियम है। मेंडल के नियम, मेंडल ने 3 नियम दिए। मेंडल ने कितने नियम दिए? मेंडल ने 3 नियम दिए। देखिए पहला उनका जो नियम है वो प्रभावता का नियम है। क्या है? प्रभाविता का नियम। इसका दूसरा नाम है एकल लक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंट। देखिए दूसरा इनका नियम पृथक्करण का नियम, जिसे क्या बोलते हैं? युग्मक की शुद्धता का नियम। इसका दूसरा नाम है, देखिए पृथक्करण का नियम का दूसरा नाम है युग्मक की शुद्धता का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। देखिए तीसरा क्या है? स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। इसका दूसरा नाम है द्विसंकरण का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट। देखिए इनका ये 3 नियम, इसी तीनों नियम के बारे में आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है। ठीक है। अब देखिए कुछ क्या है, इन्होंने कोड वर्ड यूज किया है। क्या यूज किया? कोड वर्ड। ठीक है। उस कोड वर्ड का अर्थ हमने आपको यहाँ पर लिखकर पहले समझाने का प्रयास किया, तो ध्यान दीजिएगा। कोड वर्ड है इनका। जैसे F1 अगर कहीं आपको दिखाई देता या F1 दिखाई देता,
तो समझ लीजिए वो प्रथम पीढ़ी है, यानी प्रथम पीढ़ी में कैसे पौधे हुए, कैसे संतान हुए, उसके बारे में वो जिक्र किया जा रहा है। अगर F2 दिखाई देता तो द्वितीय पीढ़ी के बारे में बताया जा रहा है। द्वितीय पीढ़ी या उसको अगली पीढ़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगली पीढ़ी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा एकदम से। अगर आपको F3 दिखाई दे रहा यानी तृतीय पीढ़ी के बारे में बताया जा रहा है। किसकी कौन सी पीढ़ी? तृतीय पीढ़ी। अगर डबल T कैपिटल दिखाई दे रहा है तो यानी शुद्ध लंबा पौधा हुआ है, शुद्ध लंबा पौधा। अगर स्मॉल दोनों T दिखाई दे रहा तो शुद्ध बौना पौधा दिखाई आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर कहीं आपको यक्ष दिखाई दे रहा है, कैपिटल यक्ष, तो समझिए वो उसके जनक हैं। जनक मतलब माता पिता है। कौन है? माता पिता। अगर ना समझ में खुद यहाँ लिख दे, माता पिता। देखिए माता पिता यानी उसके माता पिता बारे में बताया गया है। अगर कैपिटल देखो दोनों Y है और कैपिटल दोनों R है तो ये प्रभावी शुद्ध के बारे में बता रहा है। कौन से बारे में? प्रभावी शुद्ध के बारे में। और दोनों स्मॉल Y है, दोनों स्मॉल R है तो अप्रभावी शुद्ध के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अगर कैपिटल Y है तो समझिए पीला गुड़ के बारे में बताया जा रहा है। कौन सा है? पीला गुड़ के बारे में। जो मटर का जो पौधा है वो पीला गुड़ है। अगर स्मॉल R है तो झुर्रीदार और पीला के बारे में आपको बताया जा रहा है। देखिए ये हमने आपको बताया। अब इसके बारे में अब अगला हम प्रभावता के नियम के बारे में बता रहे हैं। एक एक करके आपको समझाते जाएंगे और बताते जाएंगे, ठीक है। अब इसको राइट करना राइट कर लीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब पहला नियम हम बताने जा रहे हैं। प्रभावता का नियम है एकल लक्षण लॉ ऑफ डोमिनेंट। देखिए इसमें दो पौधों को लिया गया। देखिए मेंडल ने अपने मटर के दो पौधों लिए, एक शुद्ध लंबा पौधा जिसे हमने बताया था कैपिटल T से व्यक्त करते हैं, दूसरा उन्होंने शुद्ध बौना पौधा लिया। अब दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में एक क्या कराया जा रहा है? संकरण कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? संकरण। देखिए इसको बोलते हैं संकरण। संकर कराया जा रहा है, ठीक है। संकर कराया जा रहा है, इसको देखो ये से डिनोट करते हैं। संकर कराया जा रहा है, ठीक है। अब संकर कराने पर हमें क्या मिला? देखिए संकर कराने पर हमें एक कैपिटल T मिलेगा, एक स्मॉल t मिलेगा। यानी इससे ये निष्कर्ष निकला कि सभी जो पौधे थे सभी लंबे पौधे थे। इसका मतलब क्या हुआ? सभी लंबे पौधे थे, सभी लंबे पौधे थे, सभी लंबे पौधे, ठीक है। ये कब निकले थे? प्रथम। देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, ये कब निकले थे? प्रथम पीढ़ी में। कब निकले थे? प्रथम पीढ़ी यानी F1। देखिए F1 यहाँ शो कर दे रहे हैं, यानी प्रथम पीढ़ी के संतानी पौधे सभी क्या कैसे थे? सभी लंबे पौधे थे। इसका लिख दे रहे हैं यहाँ F1 मतलब प्रथम, ठीक है। प्रथम संतानी। कौन सा है? संतानी। देखिए प्रथम संतानी क्या हो गया? प्रथम संतानी पीढ़ी, प्रथम संतानी पीढ़ी। देखिए मैंने आपको बताया था ये मतलब प्रथम पीढ़ी के। तो जब शुद्ध लंबा पौधा शुद्ध बौना पौधों के बीच संकर कराया गया तो सभी लंबे पौधे हुए कब? प्रथम पीढ़ी में। अब इसकी परिभाषा आपको कैसे लिखना है, जैसे एग्जाम में वो हम आपको बताते हैं। देखिए ये आप जब ध्यान से सुनेंगे तभी आप लिख पाएंगे, अन्यथा आप नहीं लिख पाएंगे। देखिए जब शुद्ध लंबा पौधा, देखिए इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाए। देखिए जब शुद्ध लंबा पौधा, देखिए आपने देखिए लिया ना, जब शुद्ध लंबा पौधा तथा शुद्ध बौना पौधा, इतना प्रयास लिख लीजिए। देखिए पॉइंट नंबर 3 पॉइंट आप पकड़ लीजिए, आपको आ जाएगा। पॉइंट नंबर एक देखिए आप समझ लीजिए कि जब शुद्ध लंबा पौधा तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है। देखिए जब शुद्ध लंबा पौधा शुद्ध बौना पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, ठीक कराया जाता है, तो प्रथम, देखिए प्रथम F1 यहाँ चलेगा, प्रथम F1 में प्रथम संतानी पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण, विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण कौन सा दिखाई देता है? लंबापन। देखिए एक लक्षण आपको दिखाई देता है,
कौन सा, यहाँ देखिए एक लक्षण आपको लंबापन दिखाई देता है। कौन सा लक्षण, लंबापन, ठीक है, लंबापन दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है, जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और ठीक है, और जो दिखाई नहीं देता है, यानी कौन सा, जो शुद्ध बौना पौधा जो नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। अर्थात जो बौना रहता, जो बौना लक्षण रहता है वो छिपा रहता है। देखिए हमने परिभाषा आपको बता दिया कि एक बार फिर जब शुद्ध लंबा पौधे और शुद्ध तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम यौवन संतानी पीढ़ी में हमें लंबापन दिखाई देता है, ठीक है। ये लंबापन उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो क्या छिपा रहता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अर्थात बौनापन लक्षण दिखाई नहीं देता है, अर्थात छिपा रहता है। यही हमारा क्या प्रभावता का नियम है, एकल का नियम है। देखिए एक हमने समाप्त कर दिया, अब दूसरा नियम हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम है। कौन सा नियम है, दूसरा नियम जो है वो पृथक्करण का नियम है, ठीक है। अब पृथक्करण के नियम में देखिए हमें ये देखने को मिला, शुद्ध लंबे पौधे को उन्होंने प्रभावी माना, शुद्ध लंबे पौधे को प्रभावी माना और शुद्ध बौने पौधे को अप्रभावी माना, ठीक है। देखिए शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी से पेश करते हैं, शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी के, इन दोनों के बीच में देखिए संकरण कराया गया है, इसको यह मतलब संकरण कराया गया। तो देखा गया कि प्रथम पीढ़ी में, जो प्रथम पीढ़ी थी, इसमें सभी पौधे सभी लंबे पौधे हो गए। कैसे पौधे हो गए, सभी लंबे पौधे हो गए। फिर इसमें स्वपरागण कराया गया उसी बीज से, ठीक है, लेकिन उसमें स्वपरागण क्या कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, यानी F2 दूसरी पीढ़ी में देखिए कराया गया। तो हमें क्या मिलता है, यानी F2 मतलब दूसरी पीढ़ी में, देखिए इसका मतलब होता है दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। F2 मतलब दूसरी पीढ़ी में देखिए कराया गया। तो हमें पहली बार में क्या मिला, शुद्ध लंबा पौधा मिला, कैपिटल टी, पहली बार शुद्ध लंबा पौधा मिला। फिर दूसरी बार में क्या मिला, संकरण लंबा पौधा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब इसका मतलब आधा जो था लंबा हुआ, आधा बौना हो गया। फिर देखिए कराया गया संकरण लंबा पौधा, आधा लंबा आधा बौना मिला। चौथी बार जब कराया गया तो सभी पौधे बौने निकल गए। कैसे निकल गए, सभी पौधे जो बौने निकल गए। तो हमें ये जीन के आधार पर, देखिए जीन के आधार पर ये निष्कर्ष निकला, देखिए जीन के आधार पर ये निष्कर्ष निकला 25% शुद्ध लंबे पौधे थे, 50% संकरण लंबे पौधे। देखिए 50 ये दोनों को मिलाएंगे तो 50% मिल जाएगा। देखिए दोनों मिलाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये 25 25 50 100 हो गया ना। तो पहली बार में 25% शुद्ध लंबे पौधे, दूसरी बार में 50 संकरण लंबे पौधे और तीसरी बार में 25 शुद्ध बौने पौधे। इनका अनुपात हमें क्या मिला, 1:, देखिए 1:, देखिए 1:2 हो गया, तो 1:2:1 का हमारा देखिए ये अनुपात हमको मिला। अब हमें ये तो हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया। अब एग्जाम में लिखना क्या है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप पृथक्करण का नियम डालेंगे, ठीक है। पृथक्करण के नियम के बाद आप लिखेंगे कि प्रथम पीढ़ी में, देखिए जो यहाँ जो ये आपने जैसे बनाया है, जैसे आपने बनाया है इसी चीज को आपको लिखना है इसमें, ठीक है। इसको लिख कर हमें दिखाना। तो सबसे पहले देखिए आप प्रथम पीढ़ी F1 को लेंगे, फिर F2 को लेंगे, इसी चीज को लिख के दिखाना। लिखने के लिए देखिए कुछ लैंग्वेज हम बोल दे रहे हैं, लिखी नहीं है, लैंग्वेज हम बोल देते हैं, बहुत आसानी तरीके से आप लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, प्रथम पीढ़ी F1 में साथ रहने, लिखिए प्रथम पीढ़ी F1 में साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है, ठीक है। यानी प्रथम पीढ़ी F1 में साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है और युग्म निर्माण के समय ये लक्षण पृथक हो जाते हैं। पृथक मतलब अलग अलग हो जाते हैं, देखिए अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए यह नियम युग्मों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है। क्या कहलाता है, युग्मकों का शुद्धता का नियम कहलाता है, ठीक है। देखिए जब प्रथम संतानी पीढ़ी F1 के, देखिए जब प्रथम पीढ़ी F1 के संतानी, ठीक है, जब प्रथम संतानी पीढ़ी F1 के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण, देखिए स्वपरागण कराया गया ना, सेल्फ ठीक है, पॉलिनेशन
कराते हैं तो द्वितीय संतानी पीढ़ी में, देखिए द्वितीय संतानी पीढ़ी है ना, द्वितीय संतानी पीढ़ी के सदस्यों के में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात पृथक होता है। देखिए एक निश्चित अनुपात क्या होता है, पृथक होता है। देखिए एक निश्चित अनुपात पृथक होता है, ठीक है, एक निश्चित अनुपात पृथक होता है। जो अनुपात में पृथक होता है उसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। यानी अनुपात को जो पृथक होता है उसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अतः ये लक्षणों का पृथक्करण का नियम भी कहलाता है। देखिए हमने आपको ये बता दें, ये एग्जाम में देखिए 1 नंबर में भी आता है कि द्वितीय संतानी पीढ़ी में कितना कितना ये हुआ। ये देखिए 2 नियम बता दिए, अब तीसरे नियम हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए तो तीसरा जो नियम स्वतंत्र अभिवन का नियम। स्वतंत्र अभिवन के नियम में मेंडल ने देखिए पीला और गोल मटर लिया, पीला और गोल मटर लिया, इसको डबल कैपिटल वाई डबल कैपिटल आर से व्यक्त किया। तो ये दोनों प्रभावित शुद्ध को लिया, ठीक है। इसमें 16 बीज थे, मटर के कितने बीज थे, देखिए मटर के 16 बीज, ध्यान दीजिएगा, मटर के 16 बीज को लिया। और इन्होंने हरा झुर्रीदार दोनों अप्रभावित शुद्ध, देखिए दोनों इस्तेमाल वाई दोनों इस्तेमाल आर को लिया। दोनों के बीच संकलन कराया गया। संकलन कराने में देखा गया कि प्रथम पीढ़ी F1 में सभी जितने भी मटर के पौधे जितने भी थे, मटर के बीज थे पीला व गोल इस रूप में हुए। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी सभी पीला और गोल सभी एक समान हुई है। फिर उन्होंने दूसरी बार, देखिए दूसरी बार उन्होंने लिया, ये तो पहली बार था, ये देखिए पहली बार, ठीक है, ये देखिए दूसरी बार, उन्होंने दूसरी बार फिर क्रॉस कराया। फिर उसी बीज को लेकर उसने लिया, 16 बीजों को उसने लेके फिर दोनों में संकलन कराया गया। तो पहली बार क्या देखा, गोल व पीला मिला, गोल व पीला ये दोनों प्रभावित थे। 9 दाने आपके गोल व पीला दोनों प्रभावित मिले। दूसरी बार में क्या मिला, गोल और हरा, नहीं 3 दाने जो थे गोल व हरा पहला प्रभावी, दूसरा अप्रभावी मिला, ठीक है। तीसरी बार झुर्रीदार व पीला, यानी 3 थे, जो 3 दाने जो थे 3 मटर के झुर्रीदार व पीला, पहला अप्रभावी दूसरा अप्रभावी मिला। फिर देखिए चौथी बार में झुर्रीदार व हरा दोनों अप्रभावी मिले। एक जो बीज हमारा आपका मिला वो क्या मिला, अप्रभावी मिला। यानी देखिए 9 3 12 3 15 1 16 बीजों में हमको यह अनुपात मिला है। समलक्षणी अनुपात जो था 9:3:3:3:1 का हमको मिला, ठीक है। यह हमारा मेंडल के नियम का स्वतंत्र अभिवन का नियम था। अब हम इसको बताते हैं कैसे लिखना हमें है। एग्जाम में अगर हमें आ जाता है तो हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए स्वतंत्र अभिवन के नियम में सबसे पहले लिखिएगा इस नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार जब 2 जोड़ी विप्यासी, जैसे 2 जोड़ी देखो लिए ना, क्या प्रभावी अप्रभावी, इस नियम के अनुसार जब 2 जोड़ी विप्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण, देखिए पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। इन लक्षणों का पृथक्करण देखिए क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। देखिए पहली की दूसरे को प्रभावित नहीं करती, पहली में सब लंबे सब गोल गोल निकले, लेकिन दूसरी बार को देखो दोनों ही अलग थे, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए हमने ये आपको बता दिया, ये जो हमने बताया है यही आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए एग्जाम में कैसे लिखेंगे, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में प्रथम संतानी पीढ़ी F1 में कैसे थे, सभी बीज पीले व गोल थे। सभी बीज क्या थे, पीले और गोल थे। गोल को राउंड लिखिएगा, स्मॉल गोल थे। और जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 में 4 प्रकार के बीज उत्पन्न होते हैं। देखिए 4 प्रकार के बीज होते हैं, 4 प्रकार के बीज उत्पन्न होते हैं, ठीक है। बीज उत्पन्न होते हैं, 4 प्रकार के बीज कौन कौन से उत्पन्न होते हैं, देखिए नंबर 1 में लिख दीजिएगा, पीला व गोल दोनों प्रभावी, ठीक है, लिख दीजिए पीला व गोल दोनों प्रभावी, फिर पीला व हरा पहला प्रभावी। ये चीज तो हमको फिर बताना जो बताया है उसी को हमको लिखना और इनका समलक्षणी अनुपात आप दर्शा दीजिएगा, ठीक है। दर्शाने के बाद हमको फिर मतलब ये दिखा दीजिएगा कि पहली बार में हमको जो 9 बीज हमको कैसे मिले थे, गोल व पीला दोनों अप्रभावी मिले थे। दूसरी बार में हमको इतना ऐसे मिले थे, तीसरी बार हमको इतना 3 ऐसे मिले थे, एक बार में मिला। ये स्वतंत्र अभिवन के नियम को हमने क्या कर दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया,
ठीक है कि नहीं है। देखिए ये हमारा मेंडल के नियम को स्वतंत्र अभिव्यंजन नियम था। इसी जगह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा। हमने तो पूरा प्रयास आपको समझाने का किया, अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स, दैट्स ऑल। अब इसी पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।